तारीख थी 3 दिसंबर 2025। फॉरबिसगंज चौराहे के पास मौजूद दुकान पर एक महिला बैठी हुई थी, जिसे अचानक याद आता है कि वो गैस पर दूध रखकर भूल गई है। इसलिए वो भागते हुए अंदर जाती है और जैसे ही गैस बंद करती है, अचानक गोली चलने की आवाज उसके कानों तक पहुंचती है। वो दौड़ते हुए बाहर आती है और देखती है कि दुकान के पास एक महिला खून से लथपथ हालत में पड़ी है। पर वो कौन थी और उसे क्यों मारा गया? क्या इसमें किसी अपने का हाथ था? कैसे एक गलतफहमी जान जाने की वजह बन गई? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र से, जहां कन्हेली नाम का एक स्कूल मौजूद है, जिसमें शिवानी वर्मा नाम की लड़की बच्चों को पढ़ाया करती थी। शिवानी की उम्र करीब 24 से 25 साल के आसपास थी और ये फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती थी। शिवानी एक हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की टीचर थी, जो बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करती थी कि वो पल भर में उसके साथ घुल मिल जाते थे। शिवानी का घर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित हैदरगढ़ नगर पंचायत में पूरे मितई इलाके में था। उसके पिता लक्ष्मीकांत वर्मा एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे, जो बाराबंकी के रामनगर तहसील में ड्यूटी दे रहे थे। कई साल पहले उन्होंने हैदरगढ़ में जमीन लेकर अपना खुद का मकान बनवा लिया था और फिर अपने परिवार को रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के पिंडोरी गांव से हैदरगढ़ ले आए थे। क्योंकि इस गांव में पढ़ाई लिखाई की इतनी सुविधा नहीं थी, ना तो अच्छे स्कूल थे और ना ही कोचिंग, इसलिए लक्ष्मीकांत ने हैदरगढ़ को चुना था ताकि अपने 5 बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिला सकें। उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ी बेटी जूली, उसके बाद ज्योति और फिर सबसे छोटी शिवानी थी, जबकि 2 बेटे अंकित और अनुराग थे। परिवार में ना तो पैसों की कमी थी और ना ही खुशियों की, क्योंकि लक्ष्मीकांत अपनी नौकरी से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लिया करते थे, जिस वजह से पैसों की भी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई और इन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में करा दिया। लक्ष्मीकांत की तीनों ही बेटियां बचपन से पढ़ाई में काफी होशियार थीं, इसलिए उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी में TR1 का एग्जाम दिया और साल 2023 में खुशकिस्मती से तीनों का ही सिलेक्शन हो गया। जब ये बात उन्होंने अपने पिता लक्ष्मीकांत को बताई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सालों की मेहनत अब सफल हो गई हो, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहते थे कि उनकी बेटियां अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल करें और आज उनका वो सपना लगभग पूरा हो गया था। इसी खुशी में लक्ष्मीकांत ने पूरे गांव में मिठाई भी बांटी थी और सभी तीनों बेटियों की कामयाबी से काफी खुश थे। जूली की पोस्टिंग पटना में हुई थी और ज्योति की समस्तीपुर में, जबकि शिवानी को अररिया में नौकरी मिली थी। इसलिए तीनों बहनें अगले ही दिन पिता और दोनों छोटे भाई को अलविदा कहकर यूपी से बिहार आ जाती हैं और अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंच जाती हैं और वहां किराए का रूम लेकर रहना शुरू कर देती हैं। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और इन तीनों को ड्यूटी करते हुए 2 साल गुजर जाते हैं। यानी साल 2023 में इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी और अब साल 2025 लग चुका था। हालांकि बीच बीच में जब भी छुट्टियां होती थीं, तो तीनों बहनें पिता के पास पहुंच जाया करती थीं और साथ में काफी अच्छा वक्त बिताती थी। पर शिवानी के सपने और भी बड़े थे। उसके लिए ये नौकरी महज एक शुरुआत थी। दरअसल वो यूपीएससी क्लियर करके IAS अफसर बनना चाहती थी, इसलिए शिवानी ने स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर पे ही तैयारी करनी शुरू कर दी। शिवानी को जब भी जरूरत होती तो वो अपनी दोनों बहनों को यहाँ पर बुला लिया करती थी, जो कि बिहार में ही आसपास के जिलों में रह रही थी। खासकर तीनों बहनें संडे को मिला करती थी और एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। शिवानी फॉरबिसगंज बाजार में जिस किराए के घर में रहती थी, वहां से उसका स्कूल 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए उसने एक स्कूटी भी खरीद ली थी ताकि जल्दी और आराम से वक्त पर स्कूल पहुंच सके। वो हर रोज सुबह 8 बजे के लगभग घर से स्कूटी लेकर निकल जाती थी और फिर शाम को 5 बजे के आसपास वापस आती थी। अब क्योंकि शिवानी अकेली थी, तो इसलिए उसे खाना और घर के बाकी काम भी खुद ही करने पड़ते थे, जिन्हें निपटाने के बाद वो देर तक बैठकर पढ़ती रहती थी ताकि अपने सपनों को पूरा कर सके। पर शिवानी को क्या पता था कि उसकी जिंदगी बस थमने ही वाली है। तारीख थी 3 दिसंबर 2025। हर रोज की तरह आज भी सुबह वो 8 बजे के आसपास स्कूटी से स्कूल जाने के लिए निकलती है। शिवानी ने अपना चेहरा कवर करके सर पर हेलमेट लगा लिया था और बेफिक्री के साथ वो आगे बढ़ रही थी। अब शिवानी स्कूल से करीब 2 किलोमीटर पहले कन्हेली कब्दा इलाके में पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ घर बने हुए थे और बीच में एक चौराहा टाइप निकला हुआ था, जहां से दिन हो या रात
हमेशा गाड़ियों का आना जाना लगा ही रहता है, इसलिए इस एरिया में काफी चहल पहल रहती है। लेकिन ठंड की वजह से 3 दिसंबर की सुबह बहुत ही कम लोग मौजूद थे। इस चौराहे पर एक दुकान बनी हुई है जो ठंड हो या गर्मी जल्द ही खुल जाती थी। आज भी ओनर की पत्नी सुबह उठती है और दुकान खोलकर बैठ जाती है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि उसने गैस पर दूध चढ़ा रखा है। वो जैसे ही गैस को बंद करने के लिए घर में जाती है, अचानक गोली चलने की तेज आवाज उसके कानों में पहुंचती है, जिसे सुनकर वो भागते हुए बाहर आती है और देखती है कि दुकान के पास एक महिला खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई है। उसकी गर्दन से लगातार खून बह रहा है। ये देखकर वो तुरंत ही भागकर आसपास के लोगों को बुलाने लगती है ताकि महिला को हॉस्पिटल पहुंचा सके। इधर सुधीर यादव नाम के एक किसान जो अपने खेत में काम कर रहे थे, वो जैसे ही गोली चलने की आवाज सुनकर पीछे पलट के देखते हैं तो उन्हें बाइक पर 2 शख्स तेज स्पीड से भागते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त कोहरा बहुत ज्यादा था, इसलिए सुधीर इन दोनों का चेहरा नहीं देख पाते, जिसके बाद पुलिस को भी इस वारदात की जानकारी दे दी जाती है और पुलिस बिना वक्त गवाए फौरन ही घटना स्थल पर पहुंचकर जब महिला के सर से हेलमेट और नकाब हटाकर देखती है तो सुधीर उसे देखते ही पहचान लेते हैं और पुलिस से कहते हैं कि ये तो शिवानी मैडम है, जिस स्कूल में ये पढ़ाती है। मैं वहाँ पे जाता रहता हूँ और पूरे स्टाफ से मेरी अच्छी जान पहचान है। इसके बाद पुलिस शिवानी को अररिया के सदर हॉस्पिटल में भेजती है, जो घटना स्थल से करीब 70 किलोमीटर दूर था, इसलिए वहाँ पहुँचने तक शिवानी की जान चली जाती है और ये बात डॉक्टर्स भी कंफर्म करते हैं। इधर पुलिस अब शिवानी का पर्स चेक करती है, जिसमें से उन्हें आधार कार्ड, पहचान पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। साथ ही मोबाइल फोन के जरिए शिवानी के फादर को फोन किया जाता है ताकि उन्हें उनकी बेटी के साथ हुई वारदात के बारे में बताया जा सके। दोपहर के करीब 2 बजे पुलिस सब कुछ कंफर्म करने के बाद शिवानी के पिता को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि 2 अज्ञात बदमाशों ने शिवानी को गोली मार दी है, जिस वजह से उसकी जान चली गई है। ये सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फौरन बिहार जाने का फैसला करते हैं। वहीं शिवानी की दोनों बहनें भी अररिया के लिए रवाना हो चुकी थी, जबकि पुलिस दोनों अज्ञात बदमाशों के खिलाफ BNS 103 सहित कई धाराओं के साथ केस दर्ज कर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। साथ ही घटना स्थल से जरूरी सबूत जमा करने के लिए फॉरेंसिक टीम को वहां पर भेजती है, जिसके बाद एक एक एविडेंस जुटाए जाते हैं और पुलिस को इसी चौराहे से थोड़ी दूरी पर एक कारतूस पड़ा हुआ मिलता है, जिसे देखकर पुलिस ये अंदाजा लगाती है कि बदमाशों ने जल्दबाजी में इसे यहाँ गिरा दिया होगा और वो कौन थे और क्यों उन्होंने शिवानी की जान ली। ऐसे कई सवाल गांव वालों समेत पुलिस के जहन में घूम रहे थे। हालांकि उन्हें ये तो पता चल गया था कि ये काम पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है और जिसने भी ये करवाया है वो शिवानी की टाइमिंग अच्छे से जानता था, यानी वो कितने बजे स्कूल के लिए निकलती है और किस रास्ते से जाती है, और वो यहाँ बिल्कुल अनजान थी, तो उसका कोई भी जानकार इस घटना के पीछे हो सकता है। इसके बाद पुलिस की एक टीम स्कूल के टीचर से बात करती है, जबकि दूसरी टीम शिवानी जहाँ रहती थी उस घर में जाती है ताकि कोई सुराग मिल सके। शिवानी के फोन की भी कॉल डिटेल निकाली जाती है, पर उसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलता जिस पर शक किया जा सके। इसलिए पुलिस अब आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। तब उन्हें पता चलता है कि शिवानी पहले पोस्ट ऑफिस के पास रहा करती थी, जहां से स्कूल करीब 10 किलोमीटर दूर था, जिस वजह से शिवानी को वहां पहुंचने में काफी दिक्कत होती थी। इसलिए एक दिन वो मधुकांत नाम के मकान मालिक से मिलती है, जो अपना घर किराए पर दे रहे थे। इसलिए शिवानी उनसे बात करके साल 2025 के मई महीने में एक कमरा 1500 रुपए में रेंट पर ले लेती है और मकान मालिक से कहती है कि उसे सिर्फ 2 से 3 महीने यहाँ पे रहना है, क्योंकि वो अब दूसरी नौकरी की तैयारी कर रही है और जैसे ही उसमें सिलेक्शन हो जाएगा वो घर खाली कर देगी। लेकिन उससे पहले ही ये घटना हो गई। खैर, पुलिस अब शिवानी के कमरे की तलाशी लेती है, जहां उन्हें ढेर सारी किताबों के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। इधर कुछ ही देर में बड़ी बहन जूली अररिया पहुंच जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि उसकी बहन को मारने के पीछे एक स्कूल टीचर का ही हाथ है। दरअसल शिवानी जब यहाँ ड्यूटी करने के लिए आई थी तो वो सबसे पहले स्कूल के स्टाफ से मिली थी, जिसमें से 2 टीचर्स यूपी से ताल्लुक रखते थे और उनका नाम था रंजीत वर्मा और पवन कुमार। ये दोनों भी फॉरबिसगंज में रहा करते थे, इसलिए तीनों की जल्द ही दोस्ती हो जाती है और ये तीनों साथ में एक बाइक पर आना जाना भी शुरू कर देते हैं। पर किसी बात को लेकर एक दिन शिवानी का पवन और रंजीत से झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो इनके साथ जाना बंद कर देती है और अपनी एक स्कूटी खरीद लेती है। इस बारे में शिवानी ने अपनी बड़ी बहन जूली को भी बताया था। जूली से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कहा कि रंजीत वर्मा ने 1 साल पहले शिवानी को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया क्योंकि वो पहले अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी और अभी तो बड़ी बहनों की भी शादी नहीं हुई थी। इसलिए शिवानी रंजीत को मना कर देती है, पर वो फिर भी नहीं मानता। शिवानी के मना करने के बाद भी वो उसे फोन करता है और जब वो नंबर ब्लॉक कर देती है तो दूसरे नंबर का इस्तेमाल करता है।
रंजीत चाहता था कि बस शिवानी किसी तरह उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए, पर वो हर बार मना कर देती थी। ये देखकर रंजीत नाराज हो गया और उसने एक दिन शिवानी को धमकाते हुए कहा कि अगर तुम शादी के लिए नहीं मानी तो इस दुनिया में नहीं रह पाओगी। जब मामला हद से ज्यादा आगे बढ़ गया तो शिवानी ने जूली को फोन किया और उसे सब बता दिया, जिसके बाद जूली ने स्कूल के हेडमास्टर से बात की और उनसे रंजीत की शिकायत कर दी और उसे शिवानी से दूर रहने के लिए कहा। तब मास्टर जी ने भी हाँ में हाँ मिला दी और जूली को यकीन दिलाया कि वो रंजीत से इस बारे में बात करेंगे और आज के बाद वो शिवानी को परेशान नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ। उसने शिवानी का पीछा छोड़ दिया और 3 महीने बाद शादी कर ली। हालांकि कुछ टाइम तक तो वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहा, लेकिन फिर उसने शिवानी को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी रास्ते में उसकी स्कूटी के सामने अपनी बाइक को रोक देता तो कभी सामने से बाइक निकालकर उसे डिसबैलेंस करने की कोशिश करता, जिसके बाद 3 दिसंबर को एक घटना हो गई। इसलिए जूली 3 दिसंबर की शाम को लिखित तौर पर रंजीत को नामजद कर नरपतगंज थाने में तहरीर देती है और पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, जिसके लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया जाता है जो चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने की कोशिश करती है ताकि उन बदमाशों से जुड़ी कोई जानकारी मिल सके। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर लोकेशन, गवाहों के बयान और घटना स्थल से मिले सबूत सभी को लेकर टाइमलाइन तैयार की जाती है, जिससे पता चल सके कि घटना के वक्त कौन कहां पर था और क्या कर रहा था। शिवानी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी खंगाली जाती है। तब पुलिस को पता चलता है कि उसकी पर्सनल लाइफ एकदम बढ़िया थी, ना किसी से दुश्मनी थी और ना ही कोई विवाद, बस रंजीत के साथ ही अनबन चल रही थी। पर पुलिस को उसके खिलाफ भी अभी तक कोई सबूत नहीं मिला था। 2 दिन के अंदर 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया जाता है, जिसमें से एक फुटेज में 2 शख्स यामाहा की एफजेड बाइक पर सवार होकर फॉरबिसगंज चौराहे से तेजी के साथ निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिनके चेहरे कवर्ड थे और ये फुटेज 3 दिसंबर की थी। ये देखकर पुलिस को इन पर कुछ डाउट सा होता है, इसलिए जिस रास्ते से ये दोनों गुजर रहे थे वहां लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू कर देती है टीम। और दोनों लड़कों की पहचान करने के लिए जब पुलिस बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर की डिटेल निकलवाती है तब उन्हें ओनर का नाम और एड्रेस पता चलता है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम फौरन उस एड्रेस पर पहुंच जाती है और शाहनवाज नाम के एक शख्स से मिलती है जिसके नाम पर बाइक रजिस्टर्ड थी और वो फिलहाल फॉरबिसगंज में अपनी नानी के घर पर रहकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। शाहनवाज पुलिस को बताता है कि 3 दिसंबर की सुबह उसके पास 2 लड़के आए थे, जिनमें एक मोहम्मद मारूफ था और दूसरा सुहेल। वो दोनों शाहनवाज से उसकी बाइक लेकर चले गए और कुछ देर बाद वापस भी कर गए। आपको बता दें, मारूफ और सुहेल दोनों ही फॉरबिसगंज के रहने वाले थे और उन्होंने घटना के बाद एक महिला को 4 बार फोन किया था जिसका नाम था हुस्न आरा। लेकिन क्यों किया था और कौन थी ये हुस्न आरा, ये जानने के लिए पुलिस मारूफ, सुहेल और हुस्न आरा को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करती है। तब हुस्न आरा पुलिस की सख्ती के सामने टूट जाती है और अपना गुनाह कबूल करते हुए कहती है कि उसके पति मोहम्मद शाकिर का अफेयर किसी महिला के साथ चल रहा है, जिसके बारे में उसे 3 महीने पहले ही पता चला था, क्योंकि शाकिर ना तो हुस्न आरा को समय दे रहा था और ना ही उससे ठीक से बात करता था, साथ ही अपना फोन भी उससे छुपा कर रखता था, जिस वजह से धीरे धीरे हुस्न आरा को उस पर डाउट होने लगा। और एक दिन मौका मिलते ही जब उसने शाकिर का फोन चेक किया तब उसमें कई ऐसे मैसेजेस मिले जो शाकिर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बयां कर रहे थे। इसके अलावा हुस्न आरा को यह भी पता चला कि जिस महिला के साथ शाकिर का रिश्ता है वो एक टीचर है जिसने शाकिर को स्कूल के बाहर मिलने बुलाया था। ये जानने के बाद हुस्न आरा उस टीचर का पता लगाने में जुट जाती है, वो कहां से आती है, कहां पढ़ाती है और कौन सा व्हीकल यूज करती है, क्योंकि हुस्न आरा किसी भी हाल में बस अपना घर बचाना चाहती थी। इसलिए वो टीचर को मारने का प्लान बनाती है और अपने भांजे के जरिए 2 बदमाशों मारूफ और सोहेल से मिलकर उन्हें लड़की की फोटो और 3 लाख रुपए देती है और साथ ही स्कूल का रास्ता, समय और स्कूटी की जानकारी भी दे देती है, जिसके बाद वो 3 दिसंबर को फॉरबिसगंज चौराहे पर पहुंच जाते हैं और उसी वक्त शिवानी वहां पे आ जाती है और उसकी स्कूटी और उस महिला टीचर की स्कूटी का रंग एक था, साथ ही उसने अपने चेहरे को कवर करके रखा था। इसलिए बदमाशों को लगता है कि शायद शिवानी ही वो महिला है जिसे मारने के उन्हें पैसे दिए गए हैं। इसी भ्रम में वो शिवानी पर गोली चला देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उन्हें मारना किसी और को था, लेकिन उन्होंने धोखे में शिवानी को मार दिया। ये बयान सुनने के बाद पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि रंजीत का इसमें कोई हाथ नहीं निकलता। इसलिए जूली की तहरीर को खारिज कर दिया जाता है। पुलिस ने इस मामले में इस्तेमाल की गई बाइक और एक देसी कट्टा भी जब्त कर लिया, जबकि संदिग्ध आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस की इस फाइल के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके अकॉर्डिंग इन बदमाशों को किस तरह की सजा दी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें
जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।